हे दोस्तों, इस कोरोना समस्या के कारण सभी जगह विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल बंद हैं और साथ ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं को रोक दिया गया है और हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। WHO और ICMR का कहना है कि सभी लोगों का टीकाकरण दिए जाने के बाद इस कोरोना बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए वैक्सीन को तैयार करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर होने के बजाय भारतीय लोगों को इसे तैयार करना चाहिए और यह भारत के लिए गर्व की बात होगी। ह्यूमन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक वैक्सीन बनाई जानी चाहिए। अब भारत ने एक बड़ी सफल बात की है, अर्थात हैदराबाद स्थित वैक्सीनेशन कंपनी यानी भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने का अनुमति दे दी गई है और यह वैक्सीन मनुष्यों में कैसे काम किया जाएगा, इसका फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से एनालाइज किया जाएगा। वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा गया है। पहले से ही वे वैक्सीन के निर्माण के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के साथ सहयोग कर रहे थे। अब एनिमल्स पर क्लिनिकल ट्रायल्स में उनकी सफलता के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन में क्लिनिकल ट्रायल्स करने की अनुमति दे दी है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को 2 फेसेस में किए जाएंगे। फेज 1 में केवल कुछ लोगों के लिए टीकाकरण किया जाएगा, फिर यदि रिजल्ट अच्छा रहा तो वे इसे लोगों की प्रमुख आबादी के लिए करेंगे। यदि यह ठीक से किया जाता है तो फेज 2 भी 4 से 5 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। फिर 5 महीने के बाद हम भारत में वैक्सीन को बहुत सस्ते दर पर देख सकते हैं। वैक्सीन नवंबर और दिसंबर में ही बनाई जाएगी। तभी भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इस बीच भारत की तरह चीन भी जानवरों में उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वैक्सीन तैयार कर रहा है। हाल ही में वे कैंसिनो नामक वैक्सीन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लाए हैं। चीनी सेना के जनरल ने भी स्वेच्छा से सेना के लोगों के लिए 1 साल का वैक्सीन मांगा, इसलिए वे अपनी सरकार को 1 साल के बाद वैक्सीन के रिजल्ट्स का सुझाव देंगे। चूंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है, इसलिए वह स्वयं डिसीजंस ले सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को अपने तरीके से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं और यह एक अच्छी बात भी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले जेल विक्टिम्स को वैक्सीन का टेस्ट किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाइनीज एप्लीकेशंस बैन के बाद बीजिंग ने एक अच्छा और डिटेल्ड रिएक्शन दिया। चीन कहता है कि हमने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के कानून का उल्लंघन किया है। यदि अन्य देश हमारे देश में निवेश करने और कुछ एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने के लिए आते हैं तो हमें इसका सम्मान करना और उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन भारत खुद इसके खिलाफ है और आपने अपना काम निष्पक्ष रूप से नहीं किया। लेकिन बुद्धिमानी से बड़ा एक्सप्लेनेशन बीजिंग ने दिया है और चीन ने यह भी बताया कि चीन अपना काम सही तरीके से कर रहा है और भारत में चीन की एम्बेसी ने यह भी कहा कि भारत हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। चीन मुद्दे के बारे में बोलने के बाद अब हम पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद तुरंत उस देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है और भारत ने मुख्य रूप से पाकिस्तान में शांति भंग करने के लिए यह हमला किया है। भारत पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ब्लेम के बाद अब इमरान खान ने भारत पर ब्लेम लगा रखा है। वे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भारतीय स्लीपर सेल है और वे यहाँ इस तरह के हमले कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि हम किसी भी देश में चरमपंथ यानी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान खुद भारत के खिलाफ हथियारों का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करता है और हम इसे सहन नहीं कर सकते। हाल ही में इंडिया को लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के अन्य चरमपंथी समूह यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से मुंबई के ताज होटल में एक फ़ोन कॉल के जरिए धमकी मिली है। धमकी यह है कि पाकिस्तान मुंबई के होटल में भी हमला करेगा। यह केवल भारत के लिए खतरा है और पहले से ही भारत ने ताज होटल में एक अच्छा सुरक्षा कार्य किया है। और एक और खबर यह है कि पाकिस्तान में
पायलट फेक सर्टिफिकेट्स देते हैं और अपना लाइसेंस प्राप्त करते हैं। 860 पायलटों में 262 से अधिक पायलटों को इस तरह से लाइसेंस मिला है। इसलिए सभी गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान पायलटों को निकालना शुरू कर दिया है और वियतनाम ऐसा पहले ही कर चुका। इससे स्किल ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर नेपाल की बात करें तो कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। नेपाल के पीएम पहले ही बता चुके हैं कि भारत नेपाल में मेरे शासन को भंग करने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए नेपाल की अपोजिशन पार्टी ने केपी शर्मा ओली से कहा कि आप बकवास तरीके से बात करते हैं और इससे हमारे इंडिया से रिलेशन अफेक्ट होंगे। हालांकि सभी केपी शर्मा ओली को शासन से राहत देने के लिए कह रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। एक और खबर है, भारत और भूटान ने हाल ही में 600 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर सिग्नेचर किए हैं और यह परियोजना रिश्ते के महत्व के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से हम केवल चीन के मुद्दे के बारे में देखने जा रहे हैं। यही है कि हाल ही में चीन ने हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया। इस कानून के अनुसार लगभग 27 देशों ने इस कानून के खिलाफ अपनी कंसेंसस की आवाज उठाई है। 27 देशों ने यूरोपियन यूनियन के देशों को कम्युनिस्ट देश चीन के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की सलाह दी है। मुख्य रूप से अमेरिका ने अपनी आवाज उठाई है कि चीन के खिलाफ और अधिक सैंक्शंस अमेरिका द्वारा लगाए जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम ने बताया है कि यूके ने इमिग्रेशन लॉ चेंज कर दिया है। अब हांगकांग के लोग यूके में आ सकते हैं और रह भी सकते हैं और ताइवान पहले से ही हांगकांग के लोगों के आने का स्वागत कर रहा है और यह अमेरिका को एक बड़ा समर्थन भी प्रदान कर रहा है। कनाडा ने अपने नागरिकों को हांगकांग न जाने की सलाह भी दी है। भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर एक बयान दिया। यह बयान है कि हांगकांग की स्थिति हमें चिंता दे रही है और कई भारतीय नागरिक भी हांगकांग में रहते हैं। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इस स्थिति को करीब से देखना और निरीक्षण करना चाहिए। हालांकि यह भारत का नरम बयान है, भारत द्वारा उठाया गया यह पहला बयान है। अब दुनिया के कई देशों को लगता है कि चीन कोरोना वायरस से आउटब्रेक के माध्यम से कुछ करने जा रहा है। अब चीन और भारत के बीच एक से एक युद्ध हो रहे हैं। इस समय दुनिया के देश भारत का समर्थन करेंगे। उदाहरण के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज के हमले में समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को किसी भी अफेक्टेड कंट्री के पक्ष में एक बयान जारी करना होता है। इस तरह चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में एक बयान दिया, लेकिन कुछ समय बाद जर्मनी के बयान देने पर आपत्ति जताई। तो इस तरह से जर्मनी और अमेरिका भारत को अपना समर्थन दिखाते हैं। जर्मनी और अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है क्योंकि पाकिस्तान और चीन हमेशा भारत को निशाना बनाते हैं। भारत को दबाने और कम करने के लिए चीन ने अपना बयान पाकिस्तान के फेवर में दिया। अब चाइनीज एप्लीकेशंस के बैन पर आते हैं। हमारी तरह अमेरिका ने भी अपनी देश में चाइनीज एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, मुख्य रूप से टिकटॉक। ऐसा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चीन को कम्युनिस्ट पार्टी इस टिकटॉक के माध्यम से हमसे कई महत्वपूर्ण डेटा ले सकती है। यूनाइटेड किंगडम के कई महत्वपूर्ण कानून निर्माताओं ने यह भी बताया कि भारत की तरह हमें भी अपने से पहले चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर बैन लगा देना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो ने बताया है कि हम भारत के फैसले का स्वागत करते हैं और इसके माध्यम से इसकी सॉवरेंटी की अच्छी तरह से रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह के एक मजबूत समर्थन चीन के मुद्दे में वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा दिया जाता है। चीनी एप्लीकेशंस के बैन के बाद मुख्य रूप से टिकटॉक, इसकी बाइट डांस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि बैन को वापस लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टिकटॉक के बैन के बाद हमारे यूजर्स हर दिन 500,000 से कम हो रहे हैं। कहा कि यह मेन प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों ने हमारी बाइट डांस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी।
इसलिए हमारे इन्वेस्ट कम हो जाएंगे और हमारी कंपनी का वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ दृढ़ता से उल्लेख किया है। हालांकि बार बार अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मामला नहीं उठाया और उसने मद्रास हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है चूंकि हाई कोर्ट पहले से ही प्रतिबंध के मुद्दे को संभाल रहा है, इसलिए मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। टिकटॉक अपनी कंपनी ने कहा है कि हमारे डाउनलोड को अस्वीकार कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।